हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम अपवर्तन के भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम अपवर्तन का प्रकाश की चाल से संबंध के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों का हल भी करेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अतः हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। चलिए पहले इसको हम परिभाषित करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात के बराबर होता है। यानी कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है तथा उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसका अनुपात के बराबर होता है। इसलिए जो माध्यम है उसमें अपवर्तनांक निकालने के लिए एक सूत्र बनता है। माध्यम में अपवर्तनांक माध्यम में अपवर्तनांक बराबर सूत्र बनता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है। वायु को निर्वात भी कहा जाता है, तो वायु के स्थान पर निर्वात भी लिखा जा सकता है। अपवर्तनांक को हम जानते हैं कि स्मॉल n से दर्शाते हैं। ठीक है। और जो वायु में प्रकाश की चाल होगा हम उसे c से दर्शाएंगे और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होगा उसे v से दर्शाएंगे। तो ये हमारा n बराबर c बटा में v होता है। यह किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक निकालने का सूत्र होता है। ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, यानी कि इसको हम नोट में लिख सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में होती है उसका मान लिख सकते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जिसे हम c से दर्शाते हैं वह हमेशा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होती है। तो ये आपको याद रखना है। और जो भी है यानी कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है, तो उसका जो है चाल आपको दिया जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इस सूत्र पर एक प्रश्न करते हैं। सवाल है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जल का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि जो माध्यम में उसकी क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो पहले हल में लिखेंगे, दिया है, हल में दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जिसे हम c से दर्शाते हैं वह है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल जिसे v से दर्शाते हैं वह है 2.26×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है। अब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया है उसी माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, इसलिए माध्यम कौन सा है हमारा, जल है। तो माध्यम यानी कि जल का अपवर्तनांक बराबर होगा प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल बटा में लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा n बराबर c बटा में भी। c के मान रखते हैं, c का मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हमारा v का मान है 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ से हम काटते हैं तो 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 बटा में 2.26। 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 300 और नीचे हो जाएगा 226, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो जब हम 300 में 226 से डिवाइड करेंगे तो यह लगभग 1.33 के बराबर आ जाएगा, इसलिए हमारा अभीष्ट उत्तर होगा जल का अपवर्तनांक बराबर 1.33 है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट ये है, नोट में आपको लिखना होगा कि किसी माध्यम का किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल के सापेक्ष ही मापा जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजियस ये थोड़ा टॉपिक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कांच का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। चलिए, इस कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए, यानी जो कांच का ये अपवर्तनांक निकालने के लिए इसे हम इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा लिखते हैं जल का अपवर्तनांक बराबर, इसका सूत्र होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा में यहाँ पर जल होगा, जल में प्रकाश की चाल, और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
अब इन दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हम दोनों को क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालेंगे तो हम ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, कि कांच का अपवर्तनांक बटा में जल का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कांच का अपवर्तनांक बटा में जल का अपवर्तनांक। ठीक है, इधर भी होगा, इन दोनों को लिखना पड़ेगा, तो होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल और टोटल का बटा होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा में होगा जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए, मैं कांच का अपवर्तनांक मैं मान लेता हूँ, ग्लास होता है, जी मतलब ग्लास होता है, तो उसका हम Ng मान लेते हैं, यानी कि कांच का अपवर्तनांक बटा में जल का अपवर्तनांक, यानी कि ये होता है वाटर होता है, तो वाटर, हाँ, N वाटर मान लेते हैं ना, N वाटर। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल C होता है। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल हम G मान लेते हैं। ठीक है, और वायु में प्रकाश की चाल C होता है और जल में प्रकाश की चाल हम W मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ से हमारा यह एक लंगड़ा फ्रैक्शन बन गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C बटा में G गुणे W बटा में C। ठीक है, तो यहाँ से C कट जाएगा, तो आ जाएगा W बटा G, यानी कि कांच का अपवर्तनांक बटा में जल का अपवर्तनांक, यह जल का चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि यह मामला पलट जाता है। यानी कि हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N हमारा अपवर्तनांक का सिंबल है, Ng मतलब कि ग्लास में अपवर्तनांक, और ये हमारा जल में अपवर्तनांक बराबर होता है, यह W क्या है, वाटर में प्रकाश की चाल है, यानी जल में प्रकाश की चाल, तो इसको हम लिखते हैं VW। ठीक है, और ये क्या है, ये ग्लास में प्रकाश की चाल है, तो इसको लिख देंगे VG के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, यानी कि जब ग्लास का अपवर्तनांक निकालना होगा तो ग्लास का चाल नीचे होगा। ठीक है, यानी कि कांच का चाल नीचे होगा। ठीक है, और ये जो होगा, यह जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो जल का चाल ऊपर होगा। यानी देखिए, ये दोनों क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, है ना। तो यानी कि आप बोलेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो आखिर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब दो माध्यम दी गई हो और उसका किसी माध्यम के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना होगा, तो उन माध्यमों का चाल उल्टा हो जाता है। यानी कि जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल ये है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालना है आपको। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो नीचे रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यम 1 का जो है अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम 2 के सापेक्ष निकालना है। तो जो 2 का माध्यम होगा उसकी चाल V2 मान लेते हैं, ऊपर होगा, और जो माध्यम 1 का चाल होगा वो नीचे होगा, V1 होगा। तो इस प्रकार से सूत्र होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसकी चाल होती है वह अपवर्तनांक के विपरीत होता है। यहाँ पर देखिए, अपवर्तनांक जो है यह कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच की चाल नीचे है। यहाँ पर जल का अपवर्तनांक है, तो जल का चाल क्या है, ऊपर है। तो इस प्रकार से क्या होती है, विपरीत होती है। तो अगर माध्यम 1 का जो है
माध्यम 2 के सापेक्ष आपको निकालना है अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 की चाल ऊपर होगी और माध्यम 1 की चाल नीचे होगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं कि आप सूत्र बनाइए माध्यम 2 के माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। जो माध्यम 1 है उसका चाल ऊपर होगा और जो माध्यम 2 है उसकी चाल नीचे होगी, इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से, मतलब ये शब्द है इसको कैसे लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चूँकि जिसका पूछा जाता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं 2 और n1, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे v1/v2, इस प्रकार से सूत्र बनेगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो इसका सूत्र ये बनेगा कि इसका हम ऐसे लिख देंगे कि माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का निकालना है, तो 1 का निकालना है तो 1 पहले लिखेंगे और 2 के सापेक्ष निकालना है, तो इस प्रकार से 2 के सापेक्ष निकालना है तो हमारा v2 ऊपर जाएगा और ये v1 नीचे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका सूत्र लिखेंगे। प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल में जो दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3 है तथा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक 1/2 है, तो आपको निकालना है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, हल में दिया है ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ठीक है, इसको सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं। वायु के सापेक्ष बोल रहा है जल का, तो यहाँ पर जिसके सापेक्ष बोला जाता है पहले लिखते हैं और निकालना है जल का, तो इस प्रकार से सिंबल में लिखते हैं, यह 1/3 है। ठीक है, उसके बाद दिया है कांच के अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 1/2। तो सवाल में आपको निकालना क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, इसलिए जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को n लिख देते हैं ना। तो जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच नीचे आएगा, कांच का अपवर्तनांक नीचे आएगा और जल का जो अपवर्तनांक है वह ऊपर जाएगा। तो देखिए जल वाला कितना है भैया, 1/3 है ना, और जो वायु वाला है कांच वाला है 1/2 है। तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसको नीचे लिखा जाता है और जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो यह 1/3 यह गुणा हो जाएगा 2/1, तो कुल मिलाकर के आएगा 2/3, 2/3 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अध्याय से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को दिया गया है। इन प्रश्नों का अभ्यास करके वह याद रखकर छात्र अध्याय से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यानी कि हम जितने अध्याय में पढ़े हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उसका उत्तर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है या इसका उत्तर लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न,
देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए चित्र में आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मान क्रमशः होंगे। ठीक है, यह आपतन कोण, तो आपतन कोण ये है और अपवर्तन कोण ये है। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण की बात करते हैं तो उसका मान हम कैसे लिखेंगे, ओ ए एन वन, ओ ए एन वन, ओ ए एन वन ये होगा। उसके बाद अपवर्तन की बात करें तो बी ए एन टू, बी ए एन टू, तो देख लीजिए कौन सा है, बी ए एन टू होगा भैया, बी ए एन टू, तो बी ए एन टू। तो यहाँ पर देखिए ओ ए एन वन ये हो गया अपवर्तन सॉरी आपतन कोण, और एन टू ए बी ये हो गया अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी सही है, सी नंबर सही है। दूसरा देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर में सही संबंध है। सही संबंध क्या है, ठीक है, यानी कि अपवर्तन के नियम कहता है कि बताइए भैया आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो देखिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों तो बराबर नहीं होंगे, ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर नहीं होते, ये बात सही बोल रहा है। ठीक है, बड़ा छोटा नहीं होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। कभी आपतन कोण बड़ा होता है, कभी अपवर्तन कोण बड़ा होता है, तो कभी अपवर्तन कोण छोटा होता है, तो कभी आपतन कोण बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसमें सही है। ठीक है, वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये वायु के सापेक्ष है, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, सी नंबर सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, यदि दो माध्यकों के पृथ्वीकारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवित आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवित आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वह 90 डिग्री पर क्या हो रही है, अगर सीधी रेखा कोई आती है तो उसी मार्ग से वापस चली जाती है, तो वहाँ पर 0 डिग्री का कोण होगा। यदि प्रकाश की कोई किरण पृथ्वीकारी पृष्ठ पर अविलंबित आपतित होती है तो वह किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, इस कारण आप अपवर्तन कोण का मान 0 होगा। ठीक, पांचवा प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण क्या होता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान होते हैं, अपवर्तनांक क्या है, समान है, यानी दोनों का एन क्या है, समान है, तो भैया एन समान है, कट करके एक आएगा, यानी कोई विचलन नहीं होगा। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, नहीं भैया नहीं हटेगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नहीं झुकेगी। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यही बात सही है। ठीक है, क्यों भैया दोनों का क्या है, अपवर्तनांक समान है। आपको मैं पहले ही बताया था कि अपवर्तन की ही वजह से क्या होती है, यानी अपवर्तनांक की वजह से ही प्रकाश की किरणें विचलित होती है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है, दोनों का बराबर है, तो विचलन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा। ठीक है, ये सवाल करने वाला है, तो इसको करके आपको यहाँ पर करके दिया है तो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है। ठीक है, हम जानते हैं कि n = c/v होता है, ये जानते हैं। n का मान दिया है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं यहाँ पर 3/2 रख देंगे। c का मान दिया है 3 × 10⁸। ठीक है, तो हमको v का मान निकालना है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ऐसे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो v × 1 होगा तो v होगा, और 2 × 10⁸ होगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगला देखिए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है,
मतलब किस कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए। यहाँ पर क्या होगा? बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? सबसे अधिकतम कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें बैंगनी आपको याद रखना है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, आप पढ़ें BIBGYOR, तो वायलेट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। उसके बाद इंडिगो का होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लू का होता है, फिर ग्रीन का होता है, फिर येलो का होता है, फिर ऑरेंज का होता है, उसके बाद रेड का होता है। सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है, उसके बाद ऑरेंज का होता है, फिर पीला का होता है, और सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है, यानी बैंगनी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये इसका कारण होगा। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 मीटर पर सेकेंड 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए सूत्र होता है n बराबर C/v। n बराबर C का मान है 3 × 10⁸, ठीक है, और v का मान है 1.5 × 10⁸। यहाँ से ये कट जाएगा और 3 में 1.5 से भाग देंगे तो 2 के ये बराबर होगा, तो अपवर्तनांक कितना आएगा? 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यहाँ से देखिए अंतिम प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 दिया है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए यहाँ पर निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम देख लेते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है। तो वायु के सापेक्ष जल का दिया है 4/3, तो 4/3 नीचे लिखेंगे, ठीक है, और 3/2 हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये 3/2 गुणे ये हो जाएगा 3/4, तो 9/8 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 9/8। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया, कौन सा इसमें सही है? तो आंसर आएगा आपका 9/8, लेकिन सवाल में ये गलत दिया गया है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसका 3/2 भागे 4/3, तो मेरा भी तो वही है 3/2 भागे 4/3 है। 4/3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 4/3 है, लेकिन इसने लिया है 4/3 भैया, 3/2 और 4/3 ये भी तो सही लिया है, तो 3/2 और 4/3, तो आंसर यही होगा जो मेरा आया है, इसका भी वही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 है ना, डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड है 4/3, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम छोड़ देंगे, यही आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर, यानी कि चैप्टर के नाम है लेंस, तो लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नहीं तो कोई डाउट हो रहा है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। एक आपसे छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।